हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आप सभी का अन अकेडमी यूजीसी नेट पे। सो गाइज, होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही डेस्परेटली प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे अपनी आने वाली नेट एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, उसी की प्रिपरेशन में मैं आ चुकी हूँ आपके बीच में। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसे लेकर आपको पता होगा कि कल हमने हमारे टॉपिक की जो एंड करा था, हम कल पढ़ रहे थे हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं कल हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसके जो फोर्सेस होते हैं यानी कि जो दो फोर्स लगते हैं, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स, ये हमने इसका जो एंडोजेनेटिक फोर्स था यानी कि जो अंतरजातीय बल था वो कल हमने क्लियर कर लिया था और जान लिया था कि कैसे काम करते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी के बारे में कल हमने जाना। और आज जो हम हमारा टॉपिक लेने वाले हैं वो रहेगा हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी कि हमारी पृथ्वी का बहिर्जातीय बल। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत ही स्पेशल से सेशन की। लेकिन फिर से एक बार आपको कहूंगी कि सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि और लोग जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो इससे आके जुड़ जाएं। फ्रेंड, जब भी मैं अभी क्लास में आ रही हूँ तो मैं आपको रेगुलरली बता रही हूँ जेआरएफ रणनीति 2020 ये 8 जून से स्टार्ट हो रही है। इस ये जो रणनीति है इसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आप इसी इसी सेशन का जो नेट एग्जाम होने वाला है उसमें आप ना केवल नेट क्लियर करें बल्कि जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप को भी हासिल करें। इसी मोटो के साथ में अन अकेडमी यूजीसी नेट की जो टीम है, इसके जो एजुकेटर्स हैं वो आ रहे हैं आप लोगों के बीच में 8 जून को कुछ प्लानिंग्स लेकर और कुछ स्ट्रेटेजी लेकर। सो फ्रेंड्स, भूलिएगा मत 8 जून को हमें ज्वाइन करना, ये आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये हुई हमारी जेआरएफ रणनीति की बात। अब अपन बात करते हैं हमारे सिलेबस की, क्योंकि उसे पाने के लिए सिलेबस को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कल जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने हमारे जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस थे यानी कि जो अंतरजातीय बल थे वो हमने पढ़ लिए थे। आपको पता होगा आकस्मिक बल, पटल विरूपणी बल और इसी से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं जो अभी आप देख पा रहे हैं। तो कल जहां तक हमने पढ़ा, हमने फोल्डिंग और समवलन यानी कि वलन, समवलन, फोल्डिंग और वार्पिंग हमने कल पढ़ लिए थी। और कल बात की थी कि आज जो हम हमारा टॉपिक लेने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी कि पृथ्वी के बहिर्जातीय बल। अंतरजातीय बलों में क्या था, अर्थ के अंदर यानी कि जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है वहां पर जो आपके फोर्सेस काम कर रहे हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा कि वो किस तरह के हमारी अर्थ पे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, उनका हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के बाहर भी कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी जो कह सकते हैं हम तत्व मान लीजिए, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं वो ऐसे काम कर रही हैं जो आज भी कई तरह की लैंडफॉर्म्स बना रही हैं। उसे जानने के लिए आज का हम हमारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए, आज हम हमारा जो एंडोजेनेटिक फोर्स है उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए एंडोजेनेटिक फोर्स जो होते हैं यानी कि जो हमारी पृथ्वी के बाह्य भागों में जो बल कार्य करते हैं उसमें उसका जो प्रोसेस है वो कहलाता है डेनुडेशन यानी कि अनाच्छादन। अनाच्छादन में क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, अनाच्छादन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अनाच्छादन का मेन काम रहता है हमारी जो अर्थ का जो सरफेस पार्ट पे जितनी भी लैंडफॉर्म्स बनी होती है, चाहे वो इंटीरियर जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं उनसे जो बनी होती है, उन्हें बैलेंस में लाना। मान लीजिए किसी जगह पर एक माउंटेन है, उस माउंटेन का कटाव करना, उस माउंटेन के कटाव से जितने भी जो मलबा हमें मिला है उसको एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना और दूसरी जगह पर जाकर उसको जमा कर देना, यानी कि उस पहाड़ का कटाव करके एक अलग जगह दूसरी लैंडफॉर्म्स बना देना। इसे हम इजीली डेनुडेशन या अनाच्छादन कह सकते हैं। ये जो डेनुडेशन होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है अपना अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। यानी कि जो अपक्षय होता है उसे वैपिंग कहा जाता है और जो अपर्दन होता है उसे इरोजन कहा जाता है। अपक्षय और अपर्दन इन दोनों के अलग अलग पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। फ्रेंड, चलिए अब अपन बात करते हैं अपक्षय पे, लेकिन उसके पहले एक जो डेनुडेशन होता है यानी कि जो अनाच्छादन होता है उसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन हम जान ले कि ये क्या है। डेनुडेशन इट मीन्स टू मेक द थिंग एक्सपोज्ड, यानी कि अभी मैंने बताया कि इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है पृथ्वी के धरातल पर बनने वाली स्थलाकृतियों, पृथ्वी के धरातल पर बनी हुई स्थलाकृतियों से पुनः एक नई स्थलाकृति का निर्माण करना। फिर इसके बाद में हम आगे चलें तो द प्रोसेस बाय विच द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस आर ब्रोकन इनटू पीसेस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल फोर्सेस
एंड द डेब्रीज आर ट्रांसपोर्टेड एल्सवेयर इज नोन एज डेनुडेशन। यानी कि जो भी हमारे पृथ्वी के जो सतह भाग है उस पर उसकी जो चट्टानें हैं, वो चट्टानें किसी की भी हो सकती है, वो पर्वतों की चट्टानें हो सकती है, वो कहीं और की चट्टानें हो सकती है, उन चट्टानों का अपने आप में टूटना और अलग अलग पीसेस में डिवाइड होना, उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है उसके बाहर का लगने वाला फिजिकल फोर्स, यानी कि जिसे हम भौतिक दबाव या यांत्रिक दबाव भी कह सकते हैं। उसके कारण चट्टान का अपनी ही जगह टूटकर बिखर जाना और उस मलबे का परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाना। तो इसे ये होती है डेनुडेशन की, यानी कि अनाच्छादन की एक सिंपल सी डेफिनेशन। फिर अगर अपन आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो दिस डेनुडेशन वर्क्स इज परफॉर्म थ्रू द थ्री प्रोसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो डेनुडेशन होता है उसके दो प्रकार होते हैं, अनाच्छादन के दो प्रकार होते हैं, अपक्षय और अपर्दन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि डेनुडेशन किससे मिलकर बना है। तो डेनुडेशन इज इक्वल टू वेदरिंग प्लस इरोजन एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अपक्षय, अपर्दन और परिवहन। गाइज ये एक बहुत ही समझने जैसी बात है कि मान लीजिए किसी जगह पर अपक्षय हुआ, चट्टान टूट के वो बिखर गई। इरोजन यानी कि जो अपर्दन क्या करेगा, वो जो बिखरी हुई चट्टानें हैं उसे उस जगह से ले जाएगा। लेकिन इरोजन के अंदर होता है किसी भी मलबे का या किसी भी जो शेल कण होते हैं उनका अपनी जगह से दूसरी जगह पर आकर शिफ्ट हो जाना। सो फ्रेंड्स, वेदरिंग का और इरोजन का जो प्रोसेस है, इसके बीच में जो मेन लिंक है, जो मुख्य कड़ी काम कर रही है, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन। किसी भी मलबे को एक जगह से दूसरी जगह पर जो ले जाया जाता है उसमें क्या कहलाएगा, उसमें जो मेन फॉर्म जो काम करेगी वो होगी परिवहन। मान लीजिए कि हमें भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो हमें एक रास्ता तय करना रहता है, यानी कि वो रास्ता हम तय करते हैं और वो किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, बस हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, फ्लाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि जो चट्टानें होती हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट जो किया जाता है वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से किया जा सकता है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। आई होप गाइज आपको डेनुडेशन यानी कि अनाच्छादन क्लियर है। अनाच्छादन का मेन काम सिर्फ यही है कि जो भी हमारी अर्थ का जो सरफेस पे जितने भी माउंटेन्स कह लीजिए या जितनी भी चट्टानें हैं, जितना भी जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है उसके अंदर वो कुछ एडिट करते हैं, यानी कि उसका कटाव करके जो मलबा होता है उसे उस जगह से हटा करके किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना, ये अनाच्छादन कहलाता है। और इसके दो प्रोसेस होते हैं, यानी कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा वेदरिंग यानी कि अपक्षय और दूसरा होता है इरोजन। और इसके बीच में जो काम करता है, लिंक काम करता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। फ्रेंड्स, हमने अब तक डेनुडेशन जान लिया। अब अपन जानते हैं व्हाट इज वेदरिंग। अपक्षय क्या है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। सो द वेदरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द रॉक्स ऑन द सरफेस of the earth is broken mechanically into the pieces due to snow or frost, the variation of temperature and pressure, or due to chemical action on the materials. इसको अगर मैं आपको एक सामान्य भाषा में बताऊं तो मान लीजिए कि कोई चट्टान है, वो चट्टान अपनी जगह पर स्थिर है, यानी कि वो चट्टान अपनी जगह पर रखी हुई है। उस चट्टान का अपने आप टूटना और टूट करके बिखर जाना ही अपक्षय कहलाता है। यानी कि किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना और टूट के बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय जो होता है वो सिर्फ अपनी ही जगह पर होता है, यानी कि अगर कोई चट्टान है तो वो उसी जगह पर टूटेगी और बिखर जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसेस है अपक्षय का। और अपक्षय का जो काम है यानी कि जो वेदरिंग है वो उसी जगह वहां पे समाप्त हो जाएगी। और इसका जो मेन कारण है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जो हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, वर्षा हो सकती है, हमारे सॉइल हो सकती है, एयर प्रेशर हो सकता है। ये जितनी भी जो कॉजेज हैं वो काम करते हैं किसके पीछे, अपक्षय के पीछे। ये जितने भी कारण हैं वो काम करते हैं। इवन द rocks are dislodged by the animals but the rocks weathered this way are not transported elsewhere। यानी कि जो चट्टानों का जो अपक्षय होता है वो जानवरों या जीव जंतुओं से भी हो सकता है, लेकिन इनसे हुआ हुआ अपक्षय कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, उसका परिवहन नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। ये देखिए,
ये एक चट्टान थी। इस चट्टान को एकदम खड़ा, यानी कि इसमें बिल्कुल स्ट्रेट इसमें एक लाइन बनती है जिससे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये क्या कहलाएगा? इसका अपक्षय कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपक्षय के अंदर क्या होता है, अब चट्टान का अपनी ही जगह पर कई पार्ट्स में टूट जाना अपक्षय कहलाता है। इसके बारे में हमने जान लिया। अब फ्रेंड, ये जो आपको एक डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके अंदर आप देखिए जो कॉजेज हैं, यानी कि जो अपक्षय हैं, वो किन किन वजह से हो सकता है। सन, रेन एंड प्रेशर। मैंने आपको बताया सन यानी कि जब इसका आइसोलेशन होता है, जो सनलाइट जब आती है किसी भी चट्टान पे, मान लीजिए कि यहाँ ये सन है, ये एक चट्टान है। ये जो चट्टान है इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका आइसोलेशन हो रहा है, यानी कि चट्टान को पूरे दिन में धूप मिल रही है और रात को ये ठंडी हो रही है। फिर अगले दिन इसको सनलाइट मिल रही है और रात को फिर से ये ठंडी हो रही है। जब ऐसा प्रोसेस लगातार चलता रहता है तो बार बार गर्म ठंडा होने की वजह से चट्टान जो होती है वो अपनी जगह से टूट जाती है और टूटकर बिखर जाती है। और ये जो टूटकर बिखरती है फ्रेंड्स, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसको अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, राजस्थान की मैं अगर बात करूं तो राजस्थान में थार का मरुस्थल है, यानी कि यहाँ पे थार डेजर्ट है। क्योंकि अपने को एग्जांपल लेना है एक डेजर्ट का, तो अपन बात करते हैं राजस्थान के थार डेजर्ट की। वो एक बहुत ही गर्म इलाका है, यानी कि वहां पे क्या है, रेत बहुत ज्यादा है। तो इमेजिन कीजिए कि वहां पर कोई एक चट्टान है, यानी कि ये मान लीजिए कि ये जो चट्टान है वो एक डेजर्ट भाग में है, यानी कि जो हमारा रेतीला भाग है वहां पर ये चट्टान है। तो आप समझ सकते हैं कि जो रेगिस्तान होते हैं वहां पे दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रात को टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है, यानी कि जो रेत होती है, वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। तो मान लीजिए कि कोई चट्टान है रेगिस्तानी भागों में, उस चट्टान का दिन भर सनलाइट मिलने से, उसको आइसोलेशन होने से वो बहुत गर्म हो जाती है और रात को जैसे ही टेम्परेचर कम होता है या और लो चला जाता है टेम्परेचर, तो वो फिर से ठंडी हो जाती है। ऐसी प्रोसेसिंग जब चलती रहती है, यानी कि दिन में चट्टान का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना और रात को उतना ही ठंडा हो जाना, इसके कारण जो चट्टानें होती है उसके अंदर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, यानी कि उनमें दरारें आ जाती है और दरार आने के कारण वो टूट जाती है। सो फ्रेंड्स, चट्टानों का इतनी बार दरार आना और टूटना, इसमें भी अलग अलग टाइप की चट्टानें होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं, सो मान लीजिए कि ये एक बड़ी चट्टान है और ये अपने एक बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये एक चट्टान है और ये बड़े बड़े पार्टों में डिवाइड होती है। सो किसी भी एक चट्टान का बड़े पार्ट्स में डिवाइड होना वो कहलाता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो ये कहलाएगा पिंड विच्छेदन। क्योंकि चट्टान बहुत बड़ी थी, बड़ी चट्टान का ही अलग अलग पार्ट्स में टूटना ये कहलाएगा पिंड विच्छेदन। और अगर मैं बात करूं इसका बिल्कुल, और इसी के साथ साथ इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि जब छोटी चट्टानें आपस में टूटती है, छोटी चट्टानों का आपस में सूर्य की मदद से टूटना, वो उसका कहलाता है कणिका में विच्छेदन, यानी कि ग्लैनुलर डिसइंटीग्रेशन, वो उसका कहलाएगा। और इसी के साथ साथ एक बहुत छोटी छोटी मात्राओं में भी चट्टानों का वो जिसे कहते हैं हम अपक्षय होता है, जिसे मलबा कहा जा सकता है, जो कि एक मलबे की फॉर्म में आती है। तो यहाँ हमने 3 टाइप्स इसके बहुत इजीली जान लिए हैं। कणिका विच्छेदन, पिंड विच्छेदन होता है, कणिका विच्छेदन होता है, और जो थर्ड फॉर्म बचती है उसमें क्या होता है, हमारा मलबा आता है। ये किससे हो रहा है फ्रेंड्स? ये सनलाइट से हो रहा है, यानी कि इसके आइसोलेशन से हो रहा है। चट्टान का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना और फिर ठंडा होना, ये प्रोसेसिंग जब लंबे समय तक चलती है तो चट्टान अपनी ही जगह पर टूट जाती है। वो अगर बड़े रूप में टूटती है तो उसको पिंड विच्छेदन कहते हैं, अगर वो छोटे रूप में टूटती है तो उसको कणिका विच्छेदन कहते हैं। और अगर वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि वो रवेदार बनती है, तो वो उसका मलबा कहलाता है। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा कि हमने जान लिया है कि जो वेदरिंग होती है उसमें जो सनलाइट होती है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसके आइसोलेशन का चट्टानों पर क्या असर पड़ता है। और इसी के साथ साथ एक तरह का जो वेदरिंग होती है वो एक दूसरे टाइप की होती है, यानी कि ये जो हमने पढ़ी, इसमें हमने ये जान लिया कि चट्टान पूरी तरह से गर्म हो रही थी और पूरी तरह से ठंडी हो रही थी, तभी तो उसके अंदर अपक्षय हुआ। लेकिन एक तरह की चट्टान कुछ ऐसी भी होती है, क्योंकि वो एक अलग अलग खनिजों से मिलकर बनी होती है, तो कुछ ऐसी भी होती है जो ऊपर के भाग से तो गर्म हो जाती है, यानी कि कोई चट्टान है
उसको सनलाइट मिल रही है तो वो ऊपर से तो गर्म हो जाती है, लेकिन जो उसका अंदर का भाग है यानी कि जो उसका इनर पार्ट है वो ठंडा ही रहता है। तो इससे क्या होता है, जब चट्टान ऊपर के भाग से बार बार गर्म होती है और बार बार ठंडी होती है तो उसकी जो ऊपर का पार्ट होता है वो टूटकर उससे अलग हो जाता है। वो टूटकर उससे उसी तरह अलग होता है जिसे जिसे एक अलग भाषा में कहा जाता है, जैसे प्याज होता है, जैसे प्याज की ऊपर की लेयर उससे अलग हो जाती है, वैसे ही इस टाइप की वेदरिंग के अंदर जो रॉक के ऊपर की लेयर होती है वो उससे बिल्कुल अलग हो जाती है। उसका जो नीचे का भाग होता है वो बच जाता है। बाद में इसका भी नंबर आता है प्रोसेसिंग का, लेकिन पहला जो नंबर रहता है वो ये रहता है कि चट्टान का सिर्फ ऊपर के भाग में ही गर्म होना और नीचे के भाग में उसका पूरा ठंडा रह जाना। ये जो एक उदाहरण है वो है किसका, एक प्याज की तरह अपन इसको एक उदाहरण में हमने देख लिया कि जैसे प्याज का ऊपर का कवर हट जाता है, वैसे ही ये जो चट्टान है, ये जो रॉक है, इसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने समझ लिया कि आइसोलेशन से कैसे चट्टानों का अपक्षय होता है। अब अपन जान लेते हैं रेनफॉल, यानी कि बारिश के कारण कैसे चट्टान टूटती है। एक जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, ये एक चट्टान है, मान लीजिए कि इसमें थोड़े से क्रैक्स हैं। जब बारिश का पानी यहाँ आता है तो पानी जैसे जैसे आता है तो वो कहाँ जाएगा, वो इनके क्रैक्स में भर जाएगा। पानी इनके क्रैक्स में भर गया, धीरे 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 पानी इतना भर जाता है और जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो जाता है वो पानी क्या होता है, उन चट्टानों में जम जाता है। यानी कि पानी का चट्टानों में आना, जमना, फिर पिघलना। तो क्या होता है, जब पानी जमता है और जमने के बाद में जब वो फिर से पिघलता है तो उसका जो आयतन होता है, उसका जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही पानी का आना और जमना फिर पिघलना, इससे क्या होता है, चट्टानों में दरारें बढ़ती जाती है। चट्टानों में दरारें बढ़ने से क्या होगा, वो पूरी तरह से चटक जाएंगी, उनमें क्रैक्स पड़ जाएंगे और वो क्या होगा, वो टूट जाएंगी। तो ये किसका उदाहरण था, पानी का, यानी कि वर्षा से कैसे किसी भी चट्टान का अपक्षय हो सकता है, उसकी वेदरिंग हो सकती है। फिर अपन बात करते हैं प्रेशर की, यानी कि एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की मैं यहाँ बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। एयर प्रेशर में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई चट्टान है, उस चट्टान पे एयर प्रेशर वैसे तो डिपेंड करता है आपके सनलाइट पर ही डिपेंड करता है, आइसोलेशन पर एयर प्रेशर डिपेंड करता है। क्योंकि कोई चट्टान है, जैसे जैसे चट्टानों का जमाव होता जाता है वैसे वैसे जो नीचे की जो चट्टान होती है उस पर ऊपर की चट्टानों का प्रेशर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि उनका प्रेशर बढ़ा, तो बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ने से भी उनके अंदर प्रेशर बढ़ने से उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और पढ़ने के साथ साथ ही वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाती है। ये जो एग्जाम्पल है इसको आप इससे समझिए फ्रेंड्स। ये डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये एक चट्टान है, रॉक विथ क्रैक, आप देख सकते हैं ये एक रॉक है, इसमें यहाँ पर क्रैक्स पड़े हुए हैं, ये हमने देखा। फिर इसके आगे का प्रोसेसिंग क्या होती है, वाटर एंटर्स क्रैक, फ्रीज एंड एक्सपैंड द क्रैक। ये हमने आपको भी बताया कि जो पानी है वो यहाँ जाता है, यहाँ पे जाके क्या होता है, वो जमना शुरू होता है, फिर वो जमता है। तो जमने के बाद में मान लीजिए कि यहाँ पर आया, वो फ्रीज हुआ, जमा, और जैसे ही जमने के बाद में वो पिघलता है, तो पिघलने के साथ में क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा और चट्टान का जो क्रैक है वो भी ग्रो करेगा। फिर इसके आगे क्या होता है, क्रैक्स डीपन, जो हमारी दरारें हैं वो गहरी से और गहरी होती जाती है, मोर वाटर एंटर एंड फ्रीज। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो चट्टान थी उसमें सिर्फ इतना सा क्रैक था, तो यहाँ पानी आया, फिर क्रैक बढ़ता गया तो पानी और नीचे गया। सो जैसे जैसे पानी और नीचे जाता है, क्योंकि क्रैक्स बढ़ चुका है तो पानी अपनी जगह ढूंढ ही लेता है, पानी बिल्कुल नीचे चला गया और जाके वो क्या हुआ, जम गया। सो पानी के बिल्कुल सतह के, चट्टान के बिल्कुल अंदर तक जाना और उसका बिल्कुल फ्रोजन कंडीशन में आ जाना, फिर उसका पानी बर्फ का पिघलना, फिर जमना। इससे चट्टान में क्या होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके आगे का प्रोसेस है ये, यानी कि चट्टान के अंदर दरारें पड़ गई है, चट्टान जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। ये किसका था, हमने पानी से हमने ये जान लिया कि सूर्य के प्रकाश से कैसे चट्टानों के अंदर अपक्षय होता है। अब हमने जान लिया कि पानी से कैसे होता है, जहां सूर्य का प्रकाश भी गर्म ठंडे के कारण ही चट्टान को तोड़ता है। और उसी तरह से जो हमारी रेनफॉल है, हमारी जो वर्षा है या किसी भी तरह का पानी है, वो भी ठंडे और गर्म के प्रोसेसिंग से ही किसी भी चट्टान को तोड़ता है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ अपक्षय की बात कर ली। अब आप यहाँ देखिए,
ये आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो चट्टान आपको यहाँ दिख रही है ये एक नेचुरल तो नहीं है, नेचुरल है लेकिन जब ये बनी थी, यानी कि जब इसकी मैं बिल्कुल बिगिनिंग कंडीशन में जाऊँ, इसकी स्टार्टिंग कंडीशन में जाऊँ तो ऐसा नहीं था। और अगर ये स्टार्टिंग कंडीशन से ही ऐसी होती तो इसमें ये अलग अलग मोल्ड्स क्यों हैं, यानी कि इसका ऊपरी भाग जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बीच का भाग कम है और जो नीचे का भाग है वो थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए कि यहाँ एक चट्टान थी, यहाँ पर धीरे धीरे हवा आई, सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे आया वो उस चट्टान को अपने वो जो चट्टान था वो उसको तोड़ता गया। और ये जो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल आपकी जो इरोजनल फॉर्म्स होती हैं, यानी कि जो आपके अपरदनात्मक स्थलाकृतियां होती है उसका भी एक फिट एग्जाम्पल बैठता है, क्योंकि उसमें जो आपके काम करती है वो आपके हवा काम करती है, उसमें भी आपके हवा काम करती है। जो रेत होती है, रेत रेत के जरिए भी बहुत ज्यादा मात्रा में अपर्दन होता है डेजर्ट एरियाज के अंदर। तो ये जो चट्टान थी, मान लीजिए कि ये एक अपनी फुल फॉर्म में थी, ये बिल्कुल ऐसी थी, लेकिन जैसे जैसे हवा आई, हवा आती गई और इसका जो हल्की जो चट्टानें थी, यानी कि चट्टानों का जो कुछ पार्ट ऐसा था जो कि सॉलिड फॉर्म में ना होकर थोड़ा सा सॉफ्ट फॉर्म में था, उसको ये अपने साथ उड़ाकर लेके चली गई। तो जैसे जैसे वो उड़ता गया तो इसका ठोस पार्ट था, यानी कि जो इसका सॉलिड पार्ट था वो रह गया और उसकी शेप कुछ ऐसी बनकर आती है। अब इसी के साथ साथ ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक उसी तरह का एक एग्जाम्पल सेट होता है। किसी भी चट्टान में छेद होना ये एक प्रमाणित करता है कि कुछ ऐसे बल जो है वो काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम जब हमारा आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने अपक्ष को जान लिया, वेदरिंग को हमने जान लिया, उसके जो कारण थे वो हमने जान लिए। बेसिकली जो अपक्ष होते हैं उसके दो कारण होते हैं, एक होता है आपके फिजिकल फोर्स, जब आपके लगता है जो फिजिकल प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं भौतिक या यांत्रिक बल, और जो दूसरा होता है वो होता है केमिकली, यानी कि रासायनिक बल। केमिकली के अंदर केमिकल का जो फिजिकल का जो प्रोसेस है वो दोनों का मिला जुला प्रोसेस होता है और उसी से चट्टान का अपनी जगह से अपक्षय होता है। अब फ्रेंड्स अपन बात करते हैं इरोजन की, यानी कि अब जो हमारा टॉपिक है वो है अपर्दन। अपर्दन अब तक आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, अपक्षय भी पढ़ा होगा, अपर्दन भी पढ़ा होगा, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेते हैं तो लगभग 11th क्लास से ही ये जो टॉपिक्स हैं हमारे आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, इनकी जो स्टडी है वो और डेप्थ में चलती जाती है। तो आज जो हम अपर्दन पढ़ेंगे उसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक अपर्दन का जो रहेगा उसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि आखिर अपर्दन का जो काम होता है वो कैसे होता है और इसके क्या कॉजेज हैं, यानी कि इसके पीछे कौन से जो तत्व हैं वो काम करते हैं। जैसे अपक्षय के पीछे आइसोलेशन होता है, रेनफॉल होता है, एयर प्रेशर होता है, वैसे इरोजन के पीछे कौन से जो तत्व हैं वो काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर अकम्प्लिश्ड टुगेदर, यानी कि जो अपरदन है और परिवहन है वो दोनों साथ में काम करते हैं। क्योंकि अपक्षय किसी चट्टान का हो गया, वो अपनी जगह से टूट टूट कर बिखर गई, सो उसे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही या जो अपर्दन होता है उसी के जरिए ही काम में लिया जा सकता है। सो जो अपर्दन है और जो परिवहन है वो दोनों ही साथ में काम करते हैं। द प्रोसेस बाय विच द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आज eroded by the river, wind, glacier, ocean and currents etc. are the transported elsewhere is known as erosion। यानी कि हमारी अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है, अर्थ के क्रस्ट पार्ट पर जितना भी जो मलबा होता है, यानी कि जो चट्टानों का जो चूर्ण होता है, जो अपक्षय से करी हुई जो चट्टानें होती हैं, उन्हें अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर ले जाना। यानी कि इससे समझिए ये एक चट्टान थी, ये अपनी जगह टूट गई, टूट के किस फॉर्म में आ जाएगी, ये अलग अलग फॉर्म में बिखर जाएगी। फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के जरिए किसी दूसरी जगह पर जमा देना, वो क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। किसी भी चट्टान के मलबे को या किसी भी चट्टान के मलबे को अपनी जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर वहां पे जमा कर देना या वहां पर स्थापित कर देना परिवहन कहलाता है। किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात हो रही है, हमारे अर्थ के लैंडफॉर्म्स बनने के कॉन्टेक्स्ट में। फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो अपर्दन की जहां तक हमने बात करी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो अपर्दन होता है वो कैसे काम करता है। मान लीजिए ये एक माउंटेन है, सो ये माउंटेन अपनी जगह पर स्थिर है और ये माउंटेन कैसे बना है, ये बना है हमारी अर्थ के जो इंटीरियर, हमारे अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वहां पर जो हमारा एंडोजेनिक फोर्स जो लग रहा था उससे ये माउंटेन बना।
अब इसको बैलेंस में लाने का काम कौन सा फोर्स करेगा? एक्सोजेनेटिक फोर्स हमारा काम करेगा। एक्सोजेनेटिक फोर्स के जो प्रकार थे उसके अंदर हमने वेदरिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं हमारा इरोजन। तो इरोजन में क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। इरोजन के अंदर जो मेन जो जिसको कहते हैं ना, उसके मेन पार्ट्स होते हैं या उसको जो लीड करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एयर, यानी कि हवा। फिर अपन बात करते हैं पानी, वाटर। इसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर भी आ जाता है, आपकी एयर हो गई, हवा हो गई, ग्लेशियर। ग्लेशियर जो होते हैं वो भी इसके अंदर अपना मेन रोल निभाते हैं। सो एयर के अंदर ही हम हमारी काउंट करते हैं हमारी सैंड को, यानी कि जो हमारी मृदा होती है उसी को एयर के अंदर काउंट किया जा सकता है। सो ये मान लीजिए फ्रेंड्स, ये एक माउंटेन है और यहाँ से इसका इरोजन करना है। क्यों? क्योंकि हवा चलेगी, पानी की गति कभी रुकती नहीं है, वो भी चलेगा, और अगर वहां पे ग्लेशियर है तो वो भी अपना जो काम है वो जारी रखेगा। सो मान लीजिए कि यहाँ पर एक माउंटेन है, वो खड़ा है और यहाँ से जो हवा है वो रेगुलरली जा रही है। सो फ्रेंड, जब भी कोई हवा जाएगी और वो किसी चीज से टकराएगी, यानी कि वो हवा आती है और वो यहाँ पे टकराती है, टकराने के साथ साथ क्या होगी, जब वो रेगुलरली टकराती जाएगी तो वो इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देगी। वो इसको तोड़ देगी। तोड़ने से मतलब ये नहीं है कि एक साथ उसके अंदर खड्डा कर देगी, वो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है। यानी कि वो आएगी और इसका जो हल्का भाग है, यानी कि चट्टानों के अंदर, चट्टानों का जो सॉफ्ट पार्ट जो होता है, जो बहुत ही हल्की चट्टानों से मिलकर बना होता है, जिसका अपर्दन बहुत इजीली हो जाता है, सो ये आएगी और उसी को अपने साथ ले जाएगी। तो ये उसका क्या कहलाएगा? ये उसका परिवहन कहलाएगा। परिवहन के जरिए कोई हवा आती है, माउंटेन से टकराती है और लगातार टकराने के साथ साथ उसकी जो हल्की चट्टानें होती है उन्हें खुद के साथ बहा के ले जाती है। तो जब वो उसको अपने साथ बहा के ले जा रही होती है तो ये जो चट्टानें होती है ये इसके साथ चलती है, और जैसे जैसे ये चलती जाती है वैसे वैसे इनमें आपस में भी टकराव होता है। यानी कि चट्टानों का जो चट्टानें अगर किसी हवा के साथ में बह रही है तो दो चट्टानें भी आपस के अंदर टकराती है और टकराने के साथ साथ और छोटी मात्रा के अंदर अपना चूर्ण कर लेती है, जिसे हिंदी में सन्नी घर्षण कहते हैं, यानी कि कॉलिडन इसे कहा जाता है। सो ये जाएगी तो ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका एक अपर्दन कहलाएगा। सो ये चट्टान धीरे धीरे जब इसका अपर्दन कर लेगी तो इसके बाद में इस चट्टान का रूप कुछ ऐसा होगा, यानी कि इसका जो ऊपरी भाग था ये क्या हुआ, ये कौन उड़ा ले गई? ये हवा अपने साथ उड़ा के ले गई। इसकी जगह पानी भी हो सकता है, कुछ भी इसकी जगह हो सकता है। जो हमारे जो कॉजेज हैं, हमारे इरोजन के पीछे के जो कॉजेज हैं वो कुछ भी इसमें हो सकते हैं। तो हवा अगर इसको अपने साथ ले गई है तो ये ऑब्वियसली इस माउंटेन की फॉर्म में तो रहेगा नहीं, ये बहुत ही पतले पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ये बहुत ही पतला हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये हवा के साथ जाते जाएंगे वैसे वैसे ये इसके साथ चलते जाएंगे, आपस के अंदर टकराएंगे, टकराने से ये और टूटते जाएंगे। लेकिन जैसे ही जो हवा है, यानी कि जो एयर है, इसकी जो स्पीड है, एयर की स्पीड अगर फास्ट है तो ये चट्टानें भी इसके साथ साथ चलती जाएगी। लेकिन जैसे ही एयर की स्पीड कम होती है, यानी कि वो अपने लो लेवल पे आती है, स्पीड कम होती है, तो वो जितने भी पार्टिकल्स को अपने साथ में लाई होती है वो उन्हें वहीं छोड़ देती है, यानी कि उसका जो जमाव होता है वो किसी दूसरी जगह पर हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ से वो माउंटेन को काटना शुरू करती है, काटने के साथ साथ वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको खुद के साथ ले जाती है, और लेके जाने के साथ साथ वो चल रही होती है। लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड पे ब्रेक लगता है, यानी कि वो अपनी जैसे ही थोड़ी सी स्लो पड़ती है, तो जो उसके साथ के जो पार्टिकल्स हैं वो वहीं उसी जगह पर गिर जाते हैं और गिर के अलग ही लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ये जो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं निक्षेपण, ये आता है हमारे निक्षेपण के अंदर, यानी कि ये होती है हमारी डिपोजिशनल फोम। ये एक डिपोजिशन फोम है। हमने इरोजन के अंदर क्या होता है, ये जो बनेगी, यानी कि जो माउंटेन जो टूटा है, इसका ऊपरी पार्ट चला गया है, ये जो हमारी बनेगी, ये हमारी बनेगी इरोजनल, ये हमारी इरोजनल फॉर्म बनेगी। और जहां पर जाकर वो ट्रांसपोर्टेशन जहां जाके खत्म होता है, जहां एयर या जो हमारा जो पानी होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो जहां जाके उस मलबे को छोड़ते हैं, वो उसकी एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनती है, यानी कि वो उसकी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनती है। यहाँ पर दो लैंडफॉर्म्स हमने जान ली है। अपर्दनात्मक, जहां से वो माउंटेन का कटाव शुरू होता है और शुरू होने के बाद में वो अपने जिस रूप में आती है वो उसकी अपर्दनात्मक स्थलाकृति कहलाती है। और उसका जो बचा हुआ मलबा है, उस मलबे से जिस जगह पर जाके नई स्थलाकृति बनती है वो उसका एक निक्षेपणात्मक उसकी स्थलाकृति कहलाती है।
इसके बीच में सबसे ज्यादा वर्क कौन करता है? परिवहन करता है। और वो परिवहन कैसा होता है? वो परिवहन आपके हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, ग्लेशियर से हो सकता है, कहीं कहीं ये जो भूमिगत जल होता है यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उससे भी इस तरह का जो अपर्दन होता है वो इस तरह का अपर्दन होता है। सो फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर है बिल्कुल। इसकी जो एक एग्जांपल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसमें आप देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि एक माउंटेन था, हवा आती है और इसके जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उसको उड़ा के अपने साथ ले जाती है, और बचता क्या है? इस टाइप की स्थलाकृति हमारे बीच में बचती है। तो ये क्या कहलाएगी? ये हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहलाएगी। इरोजनल, ये हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म्स यानी कि अपरदनात्मक। ये हमारी अपरदनात्मक स्थलाकृति कहलाएगी। और इसका ये जो पार्ट जो अभी हमें नहीं दिख रहा है, हालांकि वो पहले था लेकिन अभी हमें नहीं दिख रहा है, ये पार्ट जहां जाके भी अपने आप को छोड़ता है, यानी कि जब एयर प्रेशर कम होता है या जो पानी का बहाव होता है वो कम होता है, तो जहां पर भी उसको छोड़ देता है वहीं पे एक नई स्थलाकृति बनती है जिसे हम कहते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म यानी कि निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। ये हमने पढ़ लिया है। ये देखिए, इसको आप बहुत अच्छी इजीली एग्जांपल से समझ पाएंगे। ये एक माउंटेन था, ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे पानी आया, हवा आई, तो हवा आने के साथ साथ क्या हुआ? इसकी कंडीशन ऐसी थी, इसका ऊपरी भाग क्या हुआ? कट गया। फिर उसके बाद में ये और ज़्यादा सपाट होता गया। सपाट होते होते यहाँ पर धीरे धीरे एक तालाब बना। इससे अलग अलग तरह की ये जो अपर्दन होता है उससे अलग अलग तरह की जो नदियाँ होती है उनके लिए भी जगह बनती है, घाटियाँ बनती है। कोई घाटी छोटी होती है, कोई घाटी बड़ी होती है। ये सब किसका परिणाम है? ये सब परिणाम है अपर्दन का। अपर्दन कौन कर रहा है? हवा कर रही है, पानी कर रही है, ग्लेशियर कर रहा है। ये जितने भी अपर्दन है वो इन सब के द्वारा हो रहे हैं। और इसको मेन लीड कौन कर रहा है? हवा और पानी इसको मेन लीड कर रहे हैं। और इसके बाद में जब हम आ जाते हैं तो ये देखिए, ये बिल्कुल पूरी तरह से एक मैदान में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि इसको हवा ने और पानी ने ये जो पूरा पार्ट था इसको पूरी तरह से सपाट कर दिया है। इस कंडीशन से ये कहाँ पहुंचा है? ये अपनी इस कंडीशन में आ पहुंचा है। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक हमारी क्लास में पढ़ा उस पर मैंने आपको बताया कि आज हमने हमारे जो बाह्य बल थे यानी कि जो एक्सोजेनेटिक फोर्स थे उसके बारे में मैंने पढ़ा। अब मैंने आपको पढ़ाया, सॉरी। अब बात कर लेते हैं हम हमारे रिवीजन टाइम पे कि आज हमने क्या पढ़ा है। कल का हमने रिवीजन किया था, आज का भी एक रिवीजन करना बनता है। आज हमने पढ़ा हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि बाह्य बल। बाह्य बलों को अगर बाह्य बलों का जो मुख्य काम जो करता है वो तो है अनाच्छादन। अनाच्छादन किसे कहते हैं? पृथ्वी पर बनने वाली जो स्थलाकृतियां होती है जो कि आंतरिक बलों से बनी होती है, जो एंडोजेनेटिक फोर्स से जो स्थलाकृतियां बनती है उसे एक बैलेंस में लाने का जो काम करता है वो डेनुडेशन यानी कि अनाच्छादन करता है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे जो एग्जांपल देख रहे हैं वो एक डेनुडेशन का एग्जांपल है, जिसने एक माउंटेन को कन्वर्ट कर दिया एक सपाट मैदान में। एक पहाड़ था या छोटी पहाड़ी कह लीजिए, उसको एक सपाट मैदान में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। क्या कहलाया उसका? अनाच्छादन। अनाच्छादन जो होता है उसकी जो क्रियाएं होती है वो 3 होती है, यानी कि उसकी जो स्टार्टिंग अपन कहते हैं वो होती है वेदरिंग से, यानी कि अपक्षय से उसकी स्टार्टिंग होती है। अपक्षय के अंदर चट्टान अपनी ही जगह पर आइसोलेशन से, रेनफॉल से या एयर प्रेशर से अपनी ही जगह पर टूटकर बिखर जाती है। ये छोटी भी हो सकती, इसका जो बिखराव होता है, ये बड़ी बड़ी चट्टानें आपस में जब टूटती है तो वो अपने आप में भी एक बड़ी चट्टान ही कहलाती है। यानी कि एक बहुत बड़ी चट्टान अगर आपस में टूटती है तो उसके बड़े टुकड़े होते हैं, छोटी टूटती है तो उसके छोटे टुकड़े होते हैं, और जो बहुत ही छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें मलबा कहा जाता है। तो किसी भी चट्टान का अपनी जगह पर टूटकर बिखर जाना, फिर हवा का आना और उस हवा का उसे अपने साथ बहाकर ले जाना, पानी का अपने साथ बहाकर ले जाना और किसी दूसरी जगह पर जाकर उसको वहां पे स्थापित कर देना, ये एक प्रोसेसिंग है किसका? डेनुडेशन का। सो अब चट्टानों के अंदर हमने अपक्षय की जो टूटा हुआ मलबा था वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर किसके द्वारा लेके जाया जाता है? वो लेके जाया जाता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर हवा, पानी और ग्लेशियर जो होते हैं वो हमारे मेन भूमिका निभाते हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने की। चट्टानों के अंदर जो अपर्दन की अगर मैं बात करूं तो अपर्दन भी फ्रेंड्स अलग अलग तरह का होता है। कोई चट्टान ठोस चट्टान होती है, यानी कि वो जो रॉक होती है वो बहुत सॉलिड फॉर्म में होती है, उसका इरोजन इजीली नहीं होता है, इसलिए जो उसका बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है वही हवा के साथ बह जाता है, बाकी वो जगह रह जाती है।
कोई चट्टानें ऐसी होती है जिनका नीचे का भाग अपरदित हो जाता है, ऊपर का भाग रह जाता है। कोई हर चट्टान अपने आप में एक अलग अलग शेप में अलग अलग शेप में उनका इरोजन होता है, जिसको लेकर एक अलग से चैप्टर है जो हम जल्द ही कवर करने वाले हैं। आज मैंने आपको एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इनके बारे में। फिर अपक्षय हो गया किसी भी चट्टान का, वो अपनी जगह से टूट गई, और जो चट्टान नहीं टूट पाती है उसे धीरे धीरे क्या करती है, हवा पानी अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। हवा पानी का अपने साथ जब वो बहाकर लेके जाते हैं, तो जब उनकी गति हो रही होती है, यानी कि जब वो अपने रास्ते में होते हैं, तब भी वो आपस में टकराते हैं। आपस में टकराने से भी उनके जो टुकड़े होते हैं वो और छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और जैसे जैसे उसका जो बहाव होता है, यानी कि अगर हवा है, जल है, उसका जो बहाव है वो थोड़ा सा भी धीरे होता है, उनकी स्पीड अगर कम होती है, तो वो जो अपने साथ ला रहे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको वहीं छोड़ देते हैं, और उससे एक नई स्थलाकृति, एक नया लैंडफॉर्म बनता है। सो फ्रेंड्स, हमने आज के इस जो प्रोसेस था, कल हमने जान लिया था कि एंडोजेनेटिक जो फोर्स होता है उससे क्या बनते हैं, हमारे माउंटेन्स बनते हैं, हमारे कॉन्टिनेंटल्स बनते हैं, जो कि एक बड़े लेवल की बात है। और इसी में जो एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है वो हमारी पृथ्वी पर बनने वाले जो स्थलाकृतियां होती हैं उनका निर्माण करता है। जैसे कि हमारी जो घाटियां बनती है, नदियां बनती हैं, नदी बेसिन जो बनते हैं, घाट बनते हैं, वो सभी किसका उदाहरण है, वो सभी हमारा जो डेनुडेशन होता है, यानी कि जो एक्सोजेनेटिक फोर्स से जो डेनुडेशन, अनाच्छादन होता है, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको पानी का एक एग्जाम्पल दूं, सो फ्रेंड्स आप ये देखेंगे कि गंगा नदी जो है, ये इंडिया के अंदर जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, माउंटेन से निकलती है। वहां से जैसे जैसे वो निकलती है, तो निकलने के साथ साथ वो पहाड़ों से निकलती है। तो पानी क्या करता है, पहाड़ों को धीरे धीरे काटता है। आप देखते होंगे कहीं पर भी, कभी हम कहीं घूमने जाए या बाहर कहीं जाए, तो हम देखते हैं कि पत्थर बहुत चिकना होता है। तो उसके चिकने होने का सिर्फ एक ही कारण है कि पानी जो है वो लगातार वहां से होकर गुजर रहा है, और उसने उसका जो कोण था, यानी कि उसका जो तीक्ष्णपना था जो था, वो उसने उसको एकदम सपाट कर देता है। तो जहां जहां से गंगा नदी गुजरती है, वो अपने साथ साथ जो पहाड़ होते हैं उनका कटाव करती है। जो अगर हम नदियों के बारे में बात करें, तो नदियों की भी अलग अलग स्टेज होती है, यानी कि उसकी जो होती है एक यंगर स्टेज होती है, उसकी युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, और वृद्धावस्था होती है। तो जब नदी अपनी युवावस्था में होती है, यानी कि जब वो अपनी यंगर स्टेज में होती है, तो वो नदियों पहाड़ों का कटाव करती है। कटाव करने के साथ साथ जब वो बहने लगती है, तो वो उन्हीं जो कटाव करे हुआ जो मलबा होता है, यानी कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, वो उसको अपने साथ लेके चलती है। और जैसे जैसे जब वो अपनी गति धीमी हो जाती है, यानी कि जब वो अपनी ओल्ड एज में आ जाती है, वृद्धावस्था में वो आ जाती है, तो वृद्धावस्था में आते ही उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे होगी, और वो जितने अपने साथ जो मलबा लेकर आ रही होती है वो उसको वहीं छोड़ देती है। इसका अगर मैं आपको इंडिया में एग्जाम्पल दूं, जो गंगा नदी है, जब वो अरब सागर के अंदर जाती है, अरेबियन सी जो है, जब उसके अंदर जाती है, तो उसके अंदर जाने से पहले, क्योंकि वहां तक आते आते उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, तो उसके अंदर जाने से पहले वो अपने साथ लाए हुए जितने मलबे होते हैं उसको वहीं छोड़ देती है। और उसी मलबों से जो बनता है वो बनता है सुंदरवन का डेल्टा। इसका सबने नाम सुना होगा, सुंदरवन का डेल्टा। तो वहाँ क्या है, वहां पर जितने भी पहाड़ों का कटाव करा हुआ जो मलबा है, उसके रास्ते में आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, चट्टाने हैं, उन सभी का उसने इरोजन किया है। उसको इरोजन के साथ साथ उसका परिवहन करते करते वो अपनी ओल्डर स्टेज तक आती है और उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, पहाड़ का जो कटाव था वो उसकी अपरदनात्मक स्थलाकृति है। नदी का उन पार्टिकल्स को अपने साथ में लेकर चलना वो उसका परिवहन है, और वहां जाने से पहले उसको छोड़ देना वो उसका क्या है, निक्षेपण है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आज की डेट में हमने आज ये जान लिया है। आज हमारे कंप्लीट होते हैं अर्थ के एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ये हमने पढ़ लिए हैं। अब कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो जस्ट इसके आगे का टॉपिक रहेगा, यानी कि कल हम पढ़ेंगे इरोजन साइकिल, यानी कि डेविस और पेंग का अपरदनात्मक चक्र, यानी कि डेविस और पेंग के जो चक्र के बारे में कल हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये इससे जस्ट आगे का रिलेटिव टॉपिक है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि हमने जो हमारे सिलेबस की शुरुआत की थी वो पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद में सभी चीज़ों को जानते जानते आज हमने इसके फोर्सेस के बारे में जान लिया है। कल हम पढ़ेंगे हमारे डेविस और पेंग का अपरदन चक्र। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में आना मत भूलिएगा। कल का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कल हम हमारी फिर से एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, और जो डेविस और पेंग है इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सो ये इस टॉपिक को हम मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड, जाते जाते फिर से आपको याद दिलाऊंगी, जेआरएफ रणनीति 2020 जो कि शुरू हो रही है 8 जून से, आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको बताए जाएंगे कि कैसे आप अपनी क्रैक कर सकते हैं जेआरएफ। तो फ्रेंड, चलिए आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ
में टॉपिक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। कल जरूर आइएगा दोस्त। थैंक यू।